कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग का मतलब होता है सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ फंड्स, बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना लॉन्ग टर्म के लिए। जैसे एक प्लांट सेटअप कर रहे हैं, एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो ये सब कोई शॉर्ट टर्म 2 महीना 3 महीने का नहीं होता है। ये कोई 10 साल 12 साल 15 साल का प्रोजेक्ट होता है, जिसमें आज तो बहुत ज़्यादा पैसा जाता है और ऐसा लगता है कि फ्यूचर में कंटिन्यूअसली कैश फ्लो आता रहेगा, जिससे जो पैसा गया था वो भी रिकवर हो जाएगा और जिन्होंने पैसा लगाया था उनको जो रिटर्न चाहिए था वो भी रिकवर हो जाएगा एंड बहुत एक्स्ट्रा आएगा जो कि शेयर होल्डर्स के पास जाएगा। तो इससे शेयर्स का डिमांड बढ़ेगा और बाज़ार में शेयर का दाम बढ़ेगा, शेयर होल्डर्स का वेल्थ इंक्रीज़ होगा। तो ये बेसिकली कैपिटल बजटिंग का होल आइडिया है। जिन भी कंपनीज़ ने बढ़िया बढ़िया प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है पास्ट में, उन कंपनीज़ का मार्केट कैप माने नंबर ऑफ़ शेयर्स इनटू शेयर प्राइस कहाँ से कहाँ पहुँच गए, और जिन कंपनीज़ ने गलत इन्वेस्टमेंट्स किया है तो उस केस में ये इरिवर्सिबल है, बहुत बुरा वैल्यू लॉस हुआ है उन कंपनीज़ को। तो कैपिटल बजटिंग रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप भी सीए बनने के बाद हो सकता है किसी कंपनी में फाइनेंस मैनेजर बनोगे, तो आपको जो मेन डिसीजन लेना पड़ेगा वो ये कि कौन कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना, उनमें क्या रिस्क इन्वॉल्व है और क्या वो प्रोजेक्ट फीजिबल है कि नहीं है। ये सब चेक करने के लिए अपने कैपिटल बजटिंग चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए थे। एक पार्ट था अप्रेजल क्राइटेरिया। अप्रेजल क्राइटेरिया का मतलब अगर अपने को कैश फ्लोज दिया हुआ है कि सपोज़ 500 मिलियन जा रहा है और फिर 200 300 400 300 आ रहा है, तो क्या अपने को प्रोजेक्ट करना चाहिए क्या? अप्रेजल क्राइटेरिया। दूसरा था सर ये जो आप बोले कि 500 जा रहा है और 200 300 400 300 आ रहा है, ये आप कैश फ्लो निकालें हैं कैसे? एक स्टोरी दिया रहेगा कि जिसमें प्लांट इतना लग रहा है, वर्किंग कैपिटल इतना लग रहा है, फर्स्ट ईयर सेल्स इतना होगा, सेकेंड ईयर इतना, कॉस्ट इतना लगेगा, टैक्स इतना होगा। तो उस केस में अपने कैसे ये कैश फ्लो निकालेंगे, वो सेकेंड पार्ट है प्रोजेक्ट कैश फ्लोज। और जो थर्ड पार्ट है वो है स्पेशल सिचुएशंस। कुछ माने अन्य टाइप के सम होते हैं जिनको स्पेसिफिकली याद करना पड़ता है कि ये सम अलग वैरायटी में फॉल करता है, स्पेशल सिचुएशंस। तो 3 पार्ट चैप्टर का है कैपिटल बजटिंग का, अप्रेजल क्राइटेरिया, प्रोजेक्ट कैश फ्लोज एंड स्पेशल सिचुएशंस। अब चालू किया अपने अप्रेजल क्राइटेरिया। अप्रेजल या सिलेक्शन क्राइटेरिया 2 तरह का होता है, एक डिस्काउंटिंग, दूसरा नॉन डिस्काउंटिंग। नाम से पता चल रहा है डिस्काउंटिंग क्राइटेरिया वो है जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करता है, यानी पैसा कब आ रहा है, देरी से आ रहा है तो उसका प्रेजेंट वैल्यू करना पड़ेगा, माने ब्याज का चीज़ डिस्काउंटिंग क्राइटेरिया में होता है। और नॉन डिस्काउंटिंग क्राइटेरिया पैसे को सीधा ऐड लेस कर देता है, वो ये नहीं मानता है पैसा कब आ रहा है, सीधा ऐड लेस, टाइम वैल्यू ऑफ मनी इग्नोर करता है। डिस्काउंटिंग क्राइटेरिया में अपने 4 क्राइटेरिया है, एक है एनपीवी, एक है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, एक है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और एक है अपना डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। एनपीवी, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। और नॉन डिस्काउंटिंग में 2 है, एक तो पेबैक पीरियड और एक एनुअल कैपिटल चार्ज, सॉरी अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, ओके, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न ARR। अब मैंने फ़र्स्ट क्लास जब करवाया था कैबज का, तो फर्स्ट क्लास में वार्म अप करा दिया था। तो वार्म अप में विदाउट ज़्यादा थियरी लिखाए हुए मैं सीधा चालू कर दिया था एक कैश फ्लो का एग्जांपल लेके, और उस पे एनपीवी पीआई कैसे निकालते हैं ये अपने फर्स्ट क्लास में किए थे। फिर सेकंड क्लास में वापस चालू किया और उस पर फिर से फॉर्मल लेवल पे एनपीवी स्टार्ट किया था। ना आपको ये समझना पड़ेगा, सिंपल कैश फ्लो से समझें तो पूरा क्लियर रहता है, जानबूझ के कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहिए। जैसे आप समझिए 500 जा रहा है और 2 साल का प्रोजेक्ट है, 300 और 400 आ रहा है, ठीक है ना। 500 जा रहा है और फर्स्ट ईयर 300 आ रहा है, सेकंड ईयर 400 आ रहा है, ठीक है ना। अब ये प्रोजेक्ट करना है कि नहीं करना है, कोई कॉमन सेंस लगाए, कॉमन सेंस। तो सर 300 और 400 आ रहा है मतलब 700 आ रहा है, तो गया 500 था, आ रहा 700 है, तब तो सब बढ़िया है ना। देखिए 200 का प्रॉफिट हो गया। पर जिन्होंने 500 लगाया था उनको कुछ रिटर्न भी तो चाहिए, बिकॉज वो 300 और 400 तो देरी से आ रहा है ना। तो जिन्होंने 500 लगाया था उनको रिटर्न भी चाहिए। तो मैंने एक्सप्लेन किया कि सपोज़ 500 जो है वो डेट ने 300 लगाया था और इक्विटी ने 200 लगाया था। 500 जो पैसा लगा था उस पर डेट 300 लगा था, इक्विटी 200 लगा था। अब डेट होल्डर्स को इंटरेस्ट चाहिए सपोज़ 15%, इक्विटी होल्डर्स को तो और ज़्यादा रिटर्न चाहिए बिकॉज वो बेचारे ज़्यादा रिस्क लेते हैं। डेट होल्डर्स का तो कमती रिस्क है ना, उनका पहला क्लेम है। तो अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स का कॉस्ट सपोज़ 20% मान लिए, तो 20% को मैंने बोला था KE, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 20%। वो कैसे आया है वो इस चैप्टर में नहीं है, वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में। और इंटरेस्ट रेट जो बैंक ने चार्ज किया लोन का वो सपोज़ 15% है। अब इंटरेस्ट जो बैंक वाला चार्ज करता है वो तो PL में डेबिट होता है ना, वो तो इनकम टैक्स के लिए डिडक्टेबल एक्सपेंस है। तो जैसे ही 15% अपने इंटरेस्ट देंगे वैसे ही अपना प्रॉफिट कम हो जाएगा और टैक्स कमती लगेगा। तो जो टैक्स बचेगा इंटरेस्ट के कारण उसको इंटरेस्ट टैक्स शील्ड बोलते हैं। और इसलिए अपना जो कॉस्ट ऑफ डेट होता है वो होता है 15 × 1 - T। ये काफ़ी बार समझा चुके।
15 इंटू 1 - t, वो काफ़ी बार समझा चुके हैं। सपोज़ 15 इंटू 0.7, अगर 30% टैक्स रेट है तो 10.5, तो 10.5% अपना कॉस्ट ऑफ डेट हो गया, ठीक है, और 20% जो है कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो गया, ठीक है। और पैसा कितना था आपको याद है, मैंने बोला था 300 और 200, यानी कि 0.6 और 0.4 वेट्स हो गया। तो अपने 0.6 इंटू 10.5 प्लस 0.4 इंटू 20, मैंने बोला 0.6 इंटू 10.5 प्लस 0.4 इंटू 20, ये जो भी आया वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया। मेरे को नहीं पता ये क्या आएगा, मैं कैलसी लेके ये ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा हूँ। सपोज़ करिए ये आया 14%, तो 14% कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया। प्लीज़ ये कोई डाउट नहीं रेज़ करे कि सर सेकंड ऑडियो में आपका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 14% गलत आया था। मैं मन से बोल रहा हूँ 0.6 इंटू 10.5 प्लस 0.4 इंटू 20 वो निकालना पड़ेगा। सपोज़ 14% आया, इसका मतलब जो 500 लगाए ना प्रोजेक्ट में, उस पर 14% कमाना ज़रूरी है, बिकॉज ये तो बेयर मिनिमम चाहिए। तो प्रोजेक्ट तभी वायबल होगा जब उसके अंदर रिटर्न 14% से ज़्यादा है। 14% से ज़्यादा रिटर्न है तो कैसे चेक करें कि 14% से ज़्यादा है या नहीं है? वो चेक करने के लिए अपने लिए बहुत सारा क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया था एनपीवी, सेकेंड क्राइटेरिया था पीआई और थर्ड क्राइटेरिया था आईआरआर। ये तीन मेन है, एनपीवी, पीआई और आईआरआर। इनमें से एनपीवी और पीआई बहुत इजी है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न थोड़ा सा डिफ़िकल्ट, एक्चुअली डिफ़िकल्ट नहीं है। एक तो कैलसी बहुत ख़राब यूज़ कर रहे हैं अपने, और दूसरा थोड़ा सा स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं गेस वर्क करने में, इसलिए डिफ़िकल्ट मानते हैं। तो एनपीवी, पीआई, आईआरआर। अब मैं कैश फ्लोज क्या बोल रहा था, 500 जा रहा है और 300 और 400 आ रहा है। तो एनपीवी में क्या है, फुल फॉर्म है नेट प्रेजेंट वैल्यू, यानी कि जो आ रहा है 300 और 400 उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं, 300 डिवाइड बाय 1 प्लस के सी प्लस 400 डिवाइड बाय 1 प्लस के सी होल स्क्वायर। वो प्रेजेंट वैल्यू निकाल के उसमें से 500 लेस करते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू करके माइनस इनिशियल, काश पॉजिटिव आए। अगर पॉजिटिव आया तो प्रोजेक्ट वायबल है, बिकॉज प्रोजेक्ट बेचारा 14% जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल था उससे लड़ने के बाद आया ना। 300-400 को तो ऑलरेडी अपने कम कर दिए 14% से टान के, फिर 500 लेस किए, तो पॉजिटिव आया, तो मतलब रिटर्न मोर देन 14% है, प्रोजेक्ट वायबल है। और एनपीवी नेगेटिव आया, मतलब रिटर्न लेस देन 14 है, प्रोजेक्ट नॉट वायबल है। ये नेट प्रेजेंट वैल्यू था। नेट प्रेजेंट वैल्यू में एक स्पेशल कॉन्सेप्ट बताया था, वो था मॉडिफाइड एनपीवी। मॉडिफाइड एनपीवी क्या होता है, जो पैसा अपना प्रोजेक्ट में आ रहा है, जो पैसा अपना प्रोजेक्ट में आ रहा है, वो पैसा जो है वो क्या कर रहे हैं, वो तो अपने री इन्वेस्ट कर रहे होंगे कहीं और पे। तो अगर वो री इन्वेस्टमेंट रेट दिया रहा, सपोज़ 12% री इन्वेस्टमेंट रेट दिया हुआ है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, जो पैसा आ रहा है उसको पहले री इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आगे ले जाना पड़ेगा 12% से, तो लास्ट में कुछ आएगा, और उसको 14% कॉस्ट ऑफ कैपिटल से पीछे पुल करके फिर एनपीवी निकालना पड़ेगा। इसको बोलते हैं मॉडिफाइड एनपीवी। मैंने क्लास में करवाया था, ये आपको चेक करना पड़ेगा कॉपी से, ठीक है ना। उसके बाद अपने किए थे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, वो तो और इजी है। एनपीवी में अपने प्रेजेंट वैल्यू करके माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं, और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में अपने प्रेजेंट वैल्यू करके डिवाइड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं। डिवाइड रेशियो है वो, उसको बोलते हैं बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, यानी प्रेजेंट वैल्यू डिवाइड बाय इनिशियल। जाहिर है अपने चाहते हैं प्रेजेंट वैल्यू मोर देन इनिशियल हो ना, तो रेशियो क्या होगा, मोर देन 1। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स अगर मोर देन 1 है तो प्रोजेक्ट इज़ वायबल, लेस देन 1 है तो प्रोजेक्ट इज़ नॉट वायबल। जाहिर है अगर एनपीवी पॉजिटिव आया तभी तो पीआई मोर देन 1 आएगा, और एनपीवी नेगेटिव आया तभी तो पीआई लेस देन 1 आएगा। तो एनपीवी और पीआई सेम एक्सेप्ट या डिसीजन का, रिजेक्ट का डिसीजन देते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि एनपीवी बोलेगा एक्सेप्ट, पीआई बोलेगा रिजेक्ट। अब अगर 2 या 2 से ज़्यादा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब प्रोजेक्ट ए और बी है, तो दोनों में से एक ही करना अलाउड है। तो उस केस में अपने क्या करते हैं, एनपीवी निकालते हैं, पीआई निकालते हैं। हो सकता है एनपीवी प्रोजेक्ट ए का ज़्यादा है, और हो सकता है पीआई प्रोजेक्ट बी का ज़्यादा है, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है जब 2 प्रोजेक्ट्स है और दोनों में से एक ही करना है तो अपने उस केस में एनपीवी को ही सुप्रीम मानते हैं, उसके अनुसार डिसीजन लेते हैं। पर अगर कैपिटल राशनिंग है, यानी कि फंड स्केर्सिटी है, तो फंड स्केर्सिटी में हर 1 रुपया को प्रॉफिटेबली यूटिलाइज़ करना ज़रूरी है, और हर 1 रुपया का यूटिलाइजेशन पीआई दिखाता है, तो अपने पीआई के हिसाब से डिसीजन लेते हैं अगर कैपिटल राशनिंग है तो। एनपीवी को पीआई में बदलना कॉमन सेंस का बात है। फॉर एग्जांपल अगर पीआई 1.2 है, इसका मतलब एनपीवी क्या होगा, 0.2 मल्टीप्लाइड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट, 0.2 मल्टीप्लाइड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। और अगर आपको एनपीवी दिया हुआ है और पीआई निकालना है, तो एनपीवी डिवाइड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस 1, एनपीवी डिवाइड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस 1, उससे पीआई निकलता है। तो दोनों को कन्वर्ट इस तरह से करते हैं।
नेक्स्ट ये जो ऑडियो है ये सबसे ज़्यादा झमेले वाले टॉपिक के ऊपर है, जो है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो जब अपने इसके कैलकुलेशन के झमेले में जाएं उसके पहले इसका मतलब तो समझ लें। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मतलब प्रोजेक्ट में जो पैसा जा रहा है और बाद में जो आ रहा है, तो अल्टीमेटली तो ज़्यादा आ रहा है ना। जैसे 500 जा रहा है और आ रहा है सपोज़ 300 400 500, तो जा रहा 500 आ रहा है 300 400 500 माने 1200 आ रहे हैं। तो इसका मतलब रिटर्न तो पक्का है इसके अंदर, क्योंकि 500 लगाए और 1200 आ रहे हैं। तो वो जो रिटर्न इसके अंदर छुपा हुआ है ना, परसेंटेज रिटर्न, वो रिटर्न पता लगाना है अपने को। ओके, तो उसके लिए क्या करते हैं, अपने ये देखते हैं कि वो कौन सा रेट है, कौन सा रेट जिससे अगर 300 400 और 500 को टाने कैश इनफ्लोस को, तो वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बराबर आ जाए। वो कौन सा रेट है जिससे अपने 300 400 और 500 को टाने तो वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बराबर आ जाएगा। ओके, वो रेट अपने को पता लगाना है। तो वो रेट जब पता लगा दिए अपने, सपोज़ कैसे पता लगाएंगे वो बात का बात है। सपोज़ 18% आ गया, तो इसका मतलब 18% प्रोजेक्ट में छुपा हुआ रिटर्न है, और उसको अपने कंपेयर करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, कि अगर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो प्रोजेक्ट वायबल है। बिकॉज जिन्होंने लगाया था पैसा 500 उनको 12% रिटर्न चाहिए, केसी 12% है और प्रोजेक्ट में छुपा हुआ रिटर्न 18% है। तो 18% ग्रेटर देन 12%, देयरफॉर प्रोजेक्ट वायबल है। अब बात है कि इसको डिफ़ाइन कैसे करें। डिफ़ाइन ये करते हैं कि IRR इज़ दैट रेट एट विच NPV इक्वल टू ज़ीरो। IRR इज़ दैट डिस्काउंट रेट एट विच NPV इक्वल टू ज़ीरो। तो कुछ स्टूडेंट इलॉजिकली सोचते हैं कि सर जब NPV ज़ीरो है तो प्रोजेक्ट क्यों करेंगे। अरे NPV ज़ीरो से तो IRR आ रहा है, वो तुम्हारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल थोड़ी है। जैसे 18% आंसर आया, तो 18% अगर केसी होता तब NPV ज़ीरो होता, प्रोजेक्ट नहीं करते। पर एक्चुअल केसी तो से 12% है, तो 12% पे NPV तो पॉजिटिव है ना। तो 18% पे NPV ज़ीरो है, यानी 18% अगर केसी होता तो NPV ज़ीरो आता। तो 18 तो केसी नहीं है ना, 12 केसी है। तो 18% रिटर्न है जो कमा रहे हैं, और वो ग्रेटर देन केसी है, प्रोजेक्ट इज़ वायबल। होप मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। कैलकुलेशन में माथा पच्ची है, बिकॉज ट्रायल एंड एरर होता है, हिट एंड ट्रायल। आपको मन से आर मानना पड़ेगा, लेट आर इक्वल टू। तो लेट आर इक्वल टू जो मानेंगे अपने, वो लेट आर इक्वल टू कैसे गैस करेंगे उसका मैंने तरीका बताया था कि आप ये निकाल लो कि एक्स्ट्रा कैश फ्लो पर ईयर क्या है। फॉर एग्जांपल अपने सम में अभी 300 400 500 आ रहा है, यानी 1200 आ रहा है, और जा रहा है शुरू में 500। तो 1200 माइनस 500 माइनस 700 रुपये एक्स्ट्रा आ रहा है। ये 700 जो एक्स्ट्रा आ रहा है इसका पर एनम निकाल लो। तो इसका पर एनम निकालेंगे तो वह 700 डिवाइडेड बाय 3 साल, 233.33। तो पर ईयर 233.33 एक्स्ट्रा आ रहा है। इसको इनिशियल इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करके परसेंटेज निकाल लो। तो परसेंटेज निकाले तो वो आ रहा है 46.67%। ठीक है, आपको साथ में करना पड़ेगा ना। मैं कैश फ्लोज रिपीट कर देता हूँ फिर से। कैश फ्लोज में 500 जा रहा है, और उसके बाद आने वाला है 300 400 500। टोटल 1200 आया, 500 गया, 700 एक्स्ट्रा आया, डिवाइड बाय 3 किए तो पर एनम एक्स्ट्रा, डिवाइड बाय 500 इंटू 100, तो 46.67%। इसको अपने थंब रूल है 1.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आया करीब 70%, 70%। ठीक है, डोंट बी सरप्राइज्ड अबाउट 70%, मैंने फिगर्स ही ऐसे लिए हैं। अब ये 70% जो है उसके नीचे सोचना है। क्यों? बिकॉज 300 400 500 था, यानी शुरू में कमती पैसा था, पैटर्न अनफेवरेबल था, इसलिए नीट है। अगर 500 400 300 होता तो शुरू में ज़्यादा पैसा होता तो रिटर्न अपने ऊपर सोचते। ठीक है, तो यहाँ पे 70 आया तो मैं 60 सोचता, 60%। तो लेट आर इक्वल टू 60% लेंगे, उससे एक NPV आएगा, और फिर लेट आर इक्वल टू दूसरा रेट लेंगे, उससे दूसरा NPV आएगा। तो दो ठो NPV निकाल लो अलग अलग आर लेके। काश एक पॉजिटिव आए एक नेगेटिव आए तो बेस्ट रहेगा। तो फिर अपना आर का आंसर क्या होगा, जो मैंने ऐसे तो इंटरपोलेशन यूज़ करते हैं, इंटरपोलेशन। ठीक है, तो मतलब दोनों जगह स्लोप बराबर करना पड़ता है, पर कुछ स्टूडेंट्स को पता नहीं इंटरपोलेशन सूट नहीं करता है। तो उस केस में मैंने एक फॉर्मूला लिखा दिया कि जो लोअर रेट आपने गेस किया ना, जैसे 2 रेट गेस किया सपोज 60 और 50, तो जो 50% वाला रेट जो गेस किया वो प्लस उस 50 पे जो NPV है डिवाइडेड बाय जो दोनों NPVs आया उन दोनों का डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय द गैप, गैप माने 10। ठीक है, मैंने लोअर रेट मैंने 50 प्लस जो 50 पे NPV आया डिवाइडेड बाय जो डिफरेंस ऑफ NPV आया, द होल इनटू क्या बोलते हैं गैप। जिसको इंटरपोलेशन अच्छा लगता है, जैसे 50 पे इतना 60 पे इतना, तो अपने को ज़ीरो NPV निकालना है, वो अपना इंटरपोलेशन कर सकता है, ये सब चीज़ों में नहीं फंस सकता है। तो आपका कॉल होगा खुद का। ऑफ कोर्स अगर प्रोजेक्ट परपेचुअल है, फॉर एग्जांपल 500 जा रहा है और 100 100 100 100 ज़िंदगी भर आएगा, तब तो सीधा 500 इक्वल टू 100 बाय आई ना।
500 इक्वल टू 100 बाई आई, तो आई क्या हो गया 100 बाई 500, 20%। बहुत ईजी है, कोई गेस वर्क का बात ही नहीं है। वैसे ही अगर एक प्रोजेक्ट है जिसमें 500 जा रहा है और 100 आएगा से 8 बार, कितने बार आएगा 8 बार, एन्यूटी है, तो 500 इक्वल टू 100 इंटू एन्यूटी फैक्टर R,8, 500 इक्वल टू 100 इंटू एन्यूटी फैक्टर R,8। फिर R को अगर गैस करते हैं ना तो एग्जैक्टली वो R सोच पाते हैं जिससे वो बैच हो जाए, मैंने उस पर इंटरपोलेशन नहीं करना पड़ता है। आप 2-3 बार गैस करोगे तो अपने आप ही वो रेट निकल जाता है जिससे एग्जैक्टली 500 आ जाता है। ठीक है, तो इसमें मैं गैस एडवाइस नहीं करता हूँ अगर एन्यूटी टाइप प्रोजेक्ट है तो। नेक्स्ट अपने डिस्कस किए थे पेबैक पीरियड और डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। तो बहुत ही आसान है ना, पेबैक पीरियड मैंने जो इनिशियल पैसा लगाए वो कितने साल में रिकवर होगा। तो उसके लिए वैसे तो मुँह जवानी आ जाता है, फिर भी अपने क्यूमुलेटिव वाला कॉलम बनाते हैं, क्यूमुलेटिव कैश फ्लो, वो जहाँ माइनस से प्लस होता है उसके बीच पे पेबैक पीरियड होता है। डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड भी सेम है, पर उसमें प्रेजेंट वैल्यू करके क्यूमुलेटिव बनाते हैं। ठीक है, बहुत आसान चीज़ है पेबैक और डिस्काउंटेड पेबैक। फिर मैंने डिस्कस किया था कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एनपीवी एंड आईआरआर, कि एनपीवी और आईआरआर में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है क्या। तो फॉर अ सिंगल प्रोजेक्ट कभी नहीं होगा। अगर एक सिंगल प्रोजेक्ट है, एनपीवी पॉजिटिव आया तो आईआरआर मोर देन केसी है, दोनों बोलेगा एक्सेप्ट। अगर एनपीवी नेगेटिव आया तो आईआरआर लेस देन केसी है, रिजेक्ट। पर अगर दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स है, दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स, तो ऐसा हो सकता है कि अपना जो एनपीवी है वो एक का ज़्यादा आएगा दूसरे से, और आईआरआर जो है दूसरे का ज़्यादा आएगा पहले वाले से। अगर दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो वहाँ कन्फ्यूजन होगा। तो ये कब होता है ऐसा, व्हेन डज़ इट हैपन। तो ये होता है इधर जब साइज़ डिस्पैरिटी है, माने एक बड़ा प्रोजेक्ट एक छोटा प्रोजेक्ट है तो एनपीवी बड़े वाले का ज़्यादा आता है, बिकॉज एनपीवी तो अमाउंट है ना। उसके अलावा ये तब होता है जब टाइमिंग डिस्पैरिटी है। टाइमिंग माने प्रोजेक्ट दोनों बराबर साइज़ का है, पर एक में पैसा धीरे धीरे आ रहा है, एक में पैसा जल्दी आ रहा है। पर जिसमें धीरे धीरे आ रहा है उस पर ज़्यादा पैसा आ रहा है, जिसमें शुरू में कम आ रहा है ना उस पर ज़्यादा पैसा आ रहा है, और जिसमें शुरू में ज़्यादा आ रहा है उस पर कमती आ रहा है। तो उसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड सम किए थे। एक तो फिशरियन रेट ऑफ रिटर्न का, वो लेस इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, और आपका अगर एकदम बैठ गया है, आपने ठीक से किया था तो आप देख सकते हो। ठीक है, आने का चांसेस बहुत लो है उसका। उसके अलावा एक होता है लाइफ डिस्पैरिटी। लाइफ डिस्पैरिटी मतलब प्रोजेक्ट जिनका लाइफ अलग है। सपोज एक 2 साल का प्रोजेक्ट है, एक 5 साल का प्रोजेक्ट है, वो अपने स्पेशल सिचुएशंस में कवर करते हैं, वो अभी नहीं करते हैं। ठीक है, स्पेशल सिचुएशंस में कवर होगा। और एक चीज़ ये तो याद ही होगा, अपने डिस्कस किए थे कि एनपीवी और पीआई में अगर कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो अगर कैपिटल राशनिंग है, फंड स्केर्सिटी, तो अपने पीआई को मानते हैं, और अगर कैपिटल राशनिंग नहीं है तो अपने एनपीवी को मानते हैं। ठीक है, हैविंग सेड ऑल दिस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट आप लोग मैंने सिंप्लिसिटी को नहीं भूलो कि एनपीवी क्या था, प्रेजेंट वैल्यू करना है और माइनस आउटफ्लो। आईआरआर क्या, सॉरी पीआई क्या था, प्रेजेंट वैल्यू करना और डिवाइड बाय आउटफ्लो। और आईआरआर क्या था, प्रेजेंट वैल्यू करना और इक्वल टू आउटफ्लो और आर सोचना है। तो आईआरआर सबसे टफ है, ओके, कैलकुलेशन वाइज। उसका प्रैक्टिस चाहिए और कोई तरीका नहीं है। हाँ, ऑफ कोर्स अपने मॉडिफाइड आईआरआर भी किए थे, MIRR। उसका वही कॉन्सेप्ट है जो मॉडिफाइड एनपीवी का है, कि आपको एक री इन्वेस्टमेंट रेट दिया रहेगा, आपको री इन्वेस्टमेंट रेट से आगे कैश फ्लो को भेजना पड़ेगा, और उसके बाद आउटफ्लो इक्वल टू इनफ्लो। अगर री इन्वेस्टमेंट रेट नहीं दिया हुआ है, MIRR पूछा और री इन्वेस्टमेंट रेट नहीं दिया हुआ है, तो अपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे री इन्वेस्टमेंट मानेंगे। ठीक है ना, ऐसा एक बुक के सब में था। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एनपीवी एंड आईआरआर, कि एनपीवी एंड आईआरआर में कॉन्फ्लिक्ट जो है वो होता है क्या, और होता है तो कब होता है, क्यों होता है, और क्या करना है। तो एक सिंगल प्रोजेक्ट अगर है, उसका एनपीवी अगर पॉजिटिव आया, इसका मतलब आईआरआर पक्का केसी से ज़्यादा है और कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, दोनों बोलेंगे एक्सेप्ट। वैसे ही एनपीवी अगर नेगेटिव आया तो आईआरआर पक्का केसी से कम है, दोनों एनपीवी आईआरआर बोलेंगे रिजेक्ट। यानी फॉर अ सिंगल प्रोजेक्ट देयर इज़ नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एनपीवी एंड आईआरआर। बट अगर 2 या 2 से ज़्यादा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स है तो उस केस में एनपीवी एंड आईआरआर में कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। क्या पता ए का एनपीवी बी से ज़्यादा है, पर क्या पता बी का आईआरआर ए से ज़्यादा है। अब ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है और कब होता है और क्या करना है। पहले क्या करना है का बात कर ले। एनपीवी सबसे सुप्रीम क्राइटेरियन है, तो अपने हमेशा प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू एनपीवी। उसका एक्सेप्शन केवल वहाँ था कैपिटल राशनिंग में, जहाँ पे अपने पीआई को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं एनपीवी के मुकाबले, वरना एनपीवी के अनुसार ही प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना है। बिकॉज एनपीवी क्या दिखाता है कि इस प्रोजेक्ट की वजह से शेयर होल्डर्स वेल्थ में क्या इफेक्ट आएगा।
तो ऑब्जेक्टिव क्या है एफएम का? टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ, और एनपीवी वही तो दिखाते हैं। अब दोनों में कन्फ्लिक्ट होता क्यों है? कन्फ्लिक्ट होने का दो मेन कारण है। एक तो आईआरआर परसेंटेज है और एनपीवी अमाउंट है। तो बड़ा प्रोजेक्ट का ऑब्वियसली बड़ा एनपीवी आएगा, इसको बोलते हैं साइज डिस्पैरिटी। दूसरा कॉन्फ्लिक्ट होने के कारण आईआरआर जो है वो अज्यूम करता है री इन्वेस्टमेंट रेट आईआरआर है, मैंने बीच का कैश फ्लो आईआरआर पे री इन्वेस्ट हो रहे हैं, जबकि एनपीवी अज्यूम करता है कि बीच का कैश फ्लो केसी पे री इन्वेस्ट हो रहा है। तो डिफरेंट री इन्वेस्टमेंट अजम्पशन है ना। आईआरआर का अजम्पशन है कि बीच का कैश फ्लोज आर री इन्वेस्टेड एट आईआरआर, एनपीवी का अजम्पशन है कि बीच का कैश फ्लोज आर री इन्वेस्टेड एट व्हाट, केसी। इस कारण से कॉन्फ्लिक्ट होता है। कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन कौन कौन सा है? एक तो साइज डिस्पैरिटी, छोटा प्रोजेक्ट बड़ा प्रोजेक्ट तो बड़े वाले का एनपीवी ज़्यादा आएगा। दूसरा हो गया लाइफ डिस्पैरिटी, मतलब दो प्लांट है, दोनों का अलग अलग लाइफ है, एक 2 साल का एक 5 साल का है। उस केस में क्या करते हैं वो अपने पार्ट 3 में करेंगे, दैट इज़ क्या बोलते हैं उसको, वो पार्ट 3 में करते हैं स्पेशल सिचुएशंस में, लाइफ डिस्पैरिटी का नहीं सोचना है। और तीसरा है टाइमिंग डिस्पैरिटी। ये टाइमिंग डिस्पैरिटी वाला बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है जो कि एग्ज़ाम में कभी आया हुआ नहीं है, फिर भी मैंने क्लास पे करवाया था कि सर 2 प्रोजेक्ट है, सपोज़ दोनों प्रोजेक्ट जो है वो 3 साल का है, तो दोनों प्रोजेक्ट का साइज़ भी सेम है, दोनों में सपोज़ 50,000 लग रहा है। नाउ फर्स्ट प्रोजेक्ट में आ रहा है पैसा से 10,000, 20,000 और 32,000, 10, 20 और 32। और सेकेंड प्रोजेक्ट में आ रहा है 30, 20 और 10। फर्स्ट में 10, 20 और 32, सेकेंड में 30, 20 और 10। आप फिगर्स को गौर करोगे तो फर्स्ट प्रोजेक्ट में 2,000 एक्स्ट्रा आ रहा है पर देरी से आ रहा है, और जो सेकेंड प्रोजेक्ट है उसमें 2,000 कम आ रहा है पर जल्दी आ रहा है। तो पैसे को देखें तो ए बढ़िया है, पर अगर अपने टाइम पैटर्न को देखें तो बी बढ़िया है। इसको बोलते हैं टाइमिंग डिस्पैरिटी। तो इसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि अगर आप अलग अलग केसी पे निकालोगे ना एनपीवी, सपोज 0% पे, 2% पे, 5% पे, 10% पे, तो शुरू में एनपीवी ए का ज़्यादा आएगा बिकॉज ए में ज़्यादा पैसा है ना, और लोअर केसी में टाइम वैल्यू इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, मनी इज़ इम्पॉर्टेंट। पर जैसे जैसे अपने केसी बढ़ाएंगे ए का एनपीवी तेज़ी से गिरेगा, बी का एनपीवी धीरे से गिरेगा, दोनों एनपीवी एक सर्टेन रेट पे बराबर हो जाएगा। वो सर्टेन रेट को अपने बोलते हैं फिशरियन रेट ऑफ रिटर्न, FR/OR। उसके लिए एनपीवी ए इक्वल टू एनपीवी बी करके सॉल्व करना पड़ता है। सपोज वो फिशरियन रेट ऑफ रिटर्न 6.5% आया, यानी 6.5% से नीचे अगर केसी है तब तो ए बढ़िया, और 6.5% से ऊपर अगर केसी है तो बी बढ़िया। आईआरआर हमेशा पैटर्न को सपोर्ट करता है, यानी आईआरआर बी का ज़्यादा आएगा ए से, माने जिसमें पैटर्न बढ़िया था ना, पहले ज़्यादा पैसा आ रहा था, आईआरआर उसका ज़्यादा आएगा बी से। तो इसका एक बड़ा सारा सम किए थे, ज़्यादातर लोगों का माथा ख़राब हो गया था। तो मैंने बोला था कि भाई मैं छोड़ नहीं सकता हूँ कुछ भी, पर आप अगर छोड़ोगे तो भी चलेगा, ठीक है। टाइमिंग पैटर्न का फिशरियन रेट ऑफ रिटर्न का सम। ये बताने के बाद मैं अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न जो ना ARR वो बाकी था, पर मैं उसको छोड़ दिया था। मैं बोला उस पर बाद में आएंगे जब कैश फ्लो कराने के बाद। अपने कैश फ्लो में गए। प्रोजेक्ट में 3 तरह कैश फ्लो होता है, एक होता है इनिशियल, एक होता है ऑपरेटिंग, एक होता है टर्मिनल। इनिशियल शुरू में क्या लगा, ऑपरेटिंग हर साल ऑपरेशन से क्या आ रहा है, टर्मिनल लास्ट में क्या आएगा। तो ये जो कैश फ्लोज है वो कैसे कंप्यूट करेंगे वो डिस्कशन हो रहा था। तो इनिशियल में तो कोई इशू ही नहीं है। इनिशियल क्या होगा, जो फिक्स्ड एसेट में लगाए प्लस जो वर्किंग कैपिटल में लगाए, जो फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट किया प्लस जो वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट किया। ज़्यादातर इनिशियल शुरू में ही होता है, बट किसी के सब में 2-2 बार इन्वेस्टमेंट हो सकता है, जैसे 0 और 3 पे। अब जो टर्मिनल फ्लो वही बहुत इजी है, जो फिक्स्ड एसेट लगाए थे उसका सैल्वेज वैल्यू क्या होगा, और जो वर्किंग कैपिटल लगाए थे उसका हर सब में एज्यूम करते हैं कि वो रिकवर्ड इन फुल हो जाएगा। माने वर्किंग कैपिटल का पैसा डूबता नहीं है बिकॉज वो इन्वेंट्री में या डेटर्स में है, तो नॉर्मली इससे पैसा मिल जाता है, ठीक है ना। तो ये था क्या बोलते हैं जो कैश फ्लो इनिशियल और टर्मिनल। अब जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो उसको निकालने का एक पोइट्री बताया था। पोइट्री क्या था, पहले रेवेन्यू में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करे तो आएगा कंट्रीब्यूशन में से कैश फिक्स्ड कॉस्ट लेस करे तो आएगा ईबीडीआईटी में से डेप्रिसिएशन लेस करे तो आएगा ईबीआईटी का पोस्ट टैक्स करे, इंटरेस्ट क्यों नहीं लेस किए, बिकॉज अपने फॉर द फर्म निकाल रहे इक्विटी और डेट दोनों के लिए, तो अपने ईबीआईटी का पोस्ट टैक्स किए तो आया नोपैट, और नोपैट में डेप्रिसिएशन ऐड कर दिए तो आ गया सीफैट। ये लर्न करना पड़ेगा। रेवेन्यू में से वेरिएबल कॉस्ट लेस तो कंट्रीब्यूशन में से कैश फिक्स्ड कॉस्ट लेस, सो ईबीडीआईटी लेस डेप्रिसिएशन ईबीआईटी 1 - नोपैट ऐड डेप्रिसिएशन सीफैट, ठीक है। तो इस तरह से अपना
कैश फ्लो निकलता है कैबज के सम में, जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो वो इस तरह से निकलता है। अब कैपिटल बजटिंग का कैश फ्लो वाला सम में दो तरह का सम्स है, एक है स्टेप वाला और एक है टेबल वाला। अगर आपका हर साल का सी फैट सेम आ रहा है तो आपको स्टेप वाइज करना चाहिए। मतलब स्टेप 1 हो गया इनिशियली कितना गया, स्टेप 2 हो गया सी फैट निकाल लो, स्टेप 3 हो गया टर्मिनल फ्लो। टर्मिनल फ्लो मैंने सैल्वेज वैल्यू प्लस रिकवरी ऑफ वर्किंग कैपिटल, ठीक है ना। और फोर्थ स्टेप हो गया एनपीवी निकाल लो। पर अगर हर साल का सी फैट अलग अलग आने वाला है तो आपको टेबल ड्रॉ करना चाहिए। टेबल में पर्टिकुलर्स 0 1 2 3 4 5, फिर उसके अंदर प्लांट कॉस्ट, वर्किंग कैपिटल जो लगा और जो रिकवर होगा, उसके बाद रेवेन्यू, उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट, उसके बाद कैश फिक्स कॉस्ट, फिर डेप्रिसिएशन, तब आ जाएगा लेस करके EBIT, फिर नो पैट, फिर सी फैट, और उसके लाइन ड्रॉ करके नेट कैश फ्लो और प्रेजेंट वैल्यू। तो ये दो तरह का सम्स होता है कैबज का। अब इनमें कुछ स्पेशल कंसिडरेशंस है। फॉर इंस्टेंस डेप्रिसिएशन का क्या ट्रीटमेंट है। डेप्रिसिएशन तो नॉन कैश है, तो वैसे तो आना ही नहीं चाहिए कैश फ्लोज में, बट डेप्रिसिएशन आता है बिकॉज ऑफ टैक्स शील्ड। डेप्रिसिएशन कारण टैक्स बचता है ना, तो अगर सब में टैक्स ही नहीं है तो डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, भूल जाओ। अगर टैक्स है तो डेप्रिसिएशन का टैक्स शील्ड को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। इनकॉर्पोरेट करने के लिए बेस्ट तरीका है लेस करके ऐड कर दो। डेप्रिसिएशन को पहले लेस कर दो और उसके बाद जाके ऐड कर देना। और अगर आपको लेस नहीं करने का मन है बिकॉज डेप्रिसिएशन नॉन कैश है, लेस क्यों करें, तो केवल टैक्स शील्ड ऐड कर दो। डेप्रिसिएशन का जो टैक्स बेनिफिट है केवल वो ऐड कर दो, ठीक है, तो भी काम हो जाएगा। सेकेंड ट्रीटमेंट था लॉस का क्या करेंगे। तो लॉस में था या तो आप सेट ऑफ कर सकते हो कि दूसरे प्रोजेक्ट से सेट ऑफ हो जाएगा, और या आप कैरी फॉरवर्ड करके सेम प्रोजेक्ट से सेट ऑफ कर सकते हो। कभी कभी इंस्टीट्यूट ना कैरी फॉरवर्ड करता है ना सेट ऑफ करता है, ठीक है। तो 3 ट्रीटमेंट हो गया, मैंने 2 लिखाया था, पर एक नवंबर 18 का क्वेश्चन नंबर 3 देखे थे, उसमें तीसरा ट्रीटमेंट था नो सेट ऑफ नो कैरी फॉरवर्ड। किसी किसी सम में बिफोर टैक्स कैश फ्लो दिया रहता है, कहीं पे भी अगर बिफोर टैक्स कैश फ्लो दिया हुआ है तो वो EBDIT है, EBDIT, तो सावधान रहना है। बिफोर टैक्स कैश फ्लो माने EBDIT। सम्स को लेके सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करे बिना कॉन्फिडेंस एकदम नहीं आएगा। तो NPV, IRR, PI ये सब का सम्स पे सम्स करना पड़ेगा। नेक्स्ट अपने एंटर किए पार्ट 3 में कैबज का जो था स्पेशल सिचुएशन। उस पर जो फर्स्ट सिचुएशन था वो सिचुएशन था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्लांट विथ लाइफ डिस्पैरिटी। यानी कि 2 प्रोजेक्ट्स है, दोनों सेम काम करते हैं तो दोनों में से एक ही लेना है, पर दोनों का लाइफ अनइक्वल है। तो सिंस लाइफ अनइक्वल है अपने दोनों का एनुअल बेनिफिट या एनुअल कॉस्ट निकालेंगे। कोई भी चीज़ का अगर प्रेजेंट वैल्यू पता रहता है उसका तुमको एन्यूटी निकालना है, तो प्रेजेंट वैल्यू को एन्यूटी फैक्टर से डिवाइड करते हैं। ये मैंने नंबर लाइन ड्रॉ करके दिखाया था। तो अकॉर्डिंगली अगर 2 प्रोजेक्ट है, एक 2 साल का एक 5 साल का, और दोनों का आपने NPV निकाल लिया, आप कंपेयर नहीं कर सकते हो, क्योंकि 2 साल का प्रोजेक्ट तो 2-2 साल के बाद रिपीट करते जाओगे, 5 साल का तो 5 साल के बाद रिपीट होगा। तो इसलिए अपने एनुअल NPV निकालते हैं। क्या तरीका है, नॉर्मल NPV निकालना है और डिवाइड बाय PVAF करना है, डिवाइड बाय PVAF, ठीक है। दूसरा टाइप का सम था जिसमें NPV का इन्फॉर्मेशन नहीं है, 2 प्लांट है, दोनों सेम पर्पस सर्व करते हैं, दोनों में से कौन सा खरीदे। तो प्लांट का अपने को इनिशियल कॉस्ट दिया हुआ है, प्लांट का अपने को ऑपरेटिंग कॉस्ट पर एनम दिया हुआ और सैल्वेज वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट पर एनम अगर एन्यूटी है तो वो तो ऑलरेडी एन्यूटी है, उसको तो कुछ करना नहीं है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट को डिवाइड करना है PVAF से, तो वो भी एनुअल आ जाएगा, और सैल्वेज वैल्यू का प्रेजेंट वैल्यू करके उसको डिवाइड करना है PVAF से, तो उसका भी एनुअलिटी आ जाएगा। तो फिर जो कॉस्ट माइनस बेनिफिट कर देंगे तो अपना एनुअल का चार्ज या एनुअल कॉस्ट आ जाएगा। अगर सब में डेप्रिसिएशन दिया हुआ है तो अपने को कॉलम बनाते समय, मतलब अलग अलग क्या ऑपरेटिंग कॉस्ट है, कॉलम बनाते समय ईयर्स, फिर पोस्ट टैक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट, बिकॉज PL में ऑपरेटिंग कॉस्ट डेबिट होगा तो टैक्स बचेगा ना। फिर थर्ड कॉलम हो जाएगा अपना DTS, फोर्थ कॉलम हो जाएगा नेट आउटफ्लो कि ऑपरेटिंग कॉस्ट गया, DTS आया, तो नेट कितना। फिफ्थ कॉलम होगा प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू फिफ्थ कॉलम होने के बाद उसके अंदर अपने ऐड कर देंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट, लेस कर देंगे PV ऑफ सैल्वेज, तो सारे खर्चे का PV आ गया, और उस पर उसमें अपने डिवाइड कर देंगे बाय PVAF, तो जाके आ जाएगा ACC, एनुअल कैपिटल चार्ज। उसको एनुअल कॉस्ट ही बोल सकते हैं। जिसका ACC लोअर आया वो वाला बेटर प्लांट है, ठीक है ना। फाइनली स्पेशल सिचुएशन 2 में गए
जिसमें अपने को निकालना पड़ता है एक प्लांट का ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट साइकिल क्या है, इकोनॉमिक लाइफ क्या है, कितने साल एक प्लांट को यूज़ करना चाहिए। तो जवाब यही है कि अपने को उतने साल प्लांट को यूज़ करना चाहिए जिससे एसीसी लोएस्ट होगा। तो प्लांट का हर साल के लिए एसीसी निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए एक लंबा चौड़ा कॉलम वाला टेल बनता है, जिसमें फर्स्ट कॉलम होता है ईयर्स, फिर होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट, फिर होता है क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू। क्यूमुलेटिव का रीज़न ये है कि अगर 2 साल यूज़ करेंगे तो फर्स्ट सेकंड का लगेगा, 3 साल यूज़ करेंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड का लगेगा। फोर्थ कॉलम होता है पीवी ऑफ सैल्वेज वैल्यू, 1 साल बाद बेचेंगे तो उसका पीवी, 2 साल बाद बेचेंगे तो उसका पीवी। फिफ्थ कॉलम होता है नेट कॉस्ट, ओके, पीवी ऑफ ऑल कॉस्ट कर दो, पीवी ऑफ ऑल कॉस्ट, जिसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस क्यूमुलेटिव माइनस पीवी ऑफ सैल्वेज। वो करने के बाद पीवीएफ से डिवाइड करेंगे तो एसीसी आ जाएगा। जहाँ पे एसीसी लोएस्ट आया उतने ही साल अपने को प्लांट को यूज़ करना चाहिए, उतने ही साल। सिंस कॉलम्स बहुत ज़्यादा है तो एग्जॉस्टिव हो जाता है, बट कोई ठीक से ध्यान दे तो वही हो रहा है जो पहले हो रहा था एसीसी निकालने में।